नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 55वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हैदर अली एवं उनके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा लड़े गए। संख्या में यह 4 युद्ध थे और इनके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और जो भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इनके बारे में पूछ ली जाती हैं उनके बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। कल्चर की दृष्टि से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह जो पैलेस है यह मैसूर राज्य में स्थित है। कृष्ण राजा वाडीराव चतुर्थ के द्वारा यह बनवाया गया था। इसका नाम अम्बा विलास महल रखा गया है। बहुत ही प्रमुख और बहुत ही सुंदर कृति है। अम्बा विलास महल के अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार के हॉल यहाँ पर बने हुए हैं। इसके साथ ही हम आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली, इनका जन्म 1722 ईस्वी में होता है। हम देखते हैं कि जो हैदर अली हैं इनका जन्म 1722 ईस्वी में होता है और जो कि कोलार नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बनता है। हम देखते हैं कि 1722 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1761 ईस्वी में यह मैसूर के शासक बनते हैं। इसका सलाहकार ब्राह्मण खांडेराव हुआ करता था। ब्राह्मण खांडेराव हैं वह इनके जो सलाहकार हुआ करते थे। जिस प्रकार की सलाह चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दी जाती थी, उसी प्रकार यह जो खांडेराव ब्राह्मण थे वह इनके सलाहकार हुआ करते थे, जो कि बहुत ही प्रमुख है। कालानौर में मैसूर को लेकर अंग्रेजों एवं हैदर अली और उनके वंशज के बीच 4 युद्ध हुए। हम देखते हैं कि कालानौर में मैसूर को लेकर जो कि हैदर अली हैं और उनके वंशज के बीच 4 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ जब वंशज की बात करते हैं वह हैं टीपू सुल्तान और हैदर अली इनके पिता होते हैं। आइए देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक के समय में हुआ। इस युद्ध में हम देखते हैं कि इस युद्ध में हैदर अली मराठा एवं निजाम के साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं। यहाँ पर मराठा, निजाम और हैदर अली एक साथ होकर जो दक्षिण का क्षेत्र होता है, दक्षिण क्षेत्र में ये तीनों रियासतें थी। हैदर अली की मैसूर रियासत, मराठा क्षेत्र जो मराठाओं के द्वारा विजित क्षेत्र थे एवं निजाम जो कि हैदराबाद क्षेत्र था, यह तीनों शासक मिलकर एक संगठन बनाते हैं तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। प्रारंभ में ही मराठा एवं निजाम, इनके जो 2 साथी होते हैं हैदर अली के, मराठे एवं निजाम, यह दोनों संधि कर अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और हम देखते हैं कि हैदर अली इस युद्ध में अकेले बचते हैं। तब अकेले ही हैदर अली अंग्रेजों की प्रशिक्षित सेना को पराजित करते हैं। बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी, बहुत ही अच्छी सेना के प्रशिक्षण के कारण यह अकेले ही अंग्रेजों को पराजित कर देते हैं, जिसमें कि अंग्रेजों के साथ निजाम एवं मराठा के सलाहकार एवं जो सैनिक थे वह मौजूद हुआ करते थे, लेकिन यह सीधे तौर पर सामने नहीं आते हैं। हम देखते हैं कि यह बैकडोर से इनको सहायता प्रदान करते हैं और अंग्रेजों को यह अकेले लड़ने के लिए हैदर अली के सामने छोड़ देते हैं। हैदर अली दक्कन यानी दक्षिण का एकमात्र शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी दक्षिण में युद्ध लड़े गए उनमें विजय हासिल हुई। केवल एक ही जगह से इसको मुँह की खानी पड़ी, वह थी हैदर अली का राज्य मैसूर। और युद्ध की समाप्ति के बाद जब अंग्रेज पराजित हो जाते हैं तो यहाँ पर हर युद्ध के बाद जो होती है एक संधि होती है और इस युद्ध के बाद भी एक मद्रास की संधि होती है और मद्रास की संधि के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति होती है। चूँकि विजय हैदर अली की हुई थी इसलिए युद्ध का पक्ष जो हैदर अली के समक्ष जाता है और हैदर अली के द्वारा कुछ शर्तें रखी जाती हैं और उन शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को चलना होता है। और हम देखते हैं कि आगे चलकर किस प्रकार इन शर्तों की अवमानना करते हैं, शर्तों का हनन करते हैं। आइए देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक लड़ा गया। यहाँ 80 नहीं 84 है। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी में मद्रास की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया। हम देखते हैं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका था और 1769 में मद्रास की जो संधि हुई थी, इस संधि के अनुसार जो अंग्रेज अधिकारी हैं वह आचरण नहीं करते एवं 1770 ईस्वी में हैदर अली
के समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं करते जब मराठे उस पर आक्रमण करते हैं। इस प्रकार की नीति के चलते हैदर अली आहत होते हैं। स्पष्ट रूप से हम समझ लेते हैं 1769 ईस्वी में जब संधि होती है तो संधि में कुछ शर्तें रखी जाती हैं। इन शर्तों के अनुसार यदि मराठा व जो निजाम इन पर हमला करते हैं तो अंग्रेज इनकी सहायता करेंगे, और ये शर्त की अवमानना करते हुए जब मराठे इन पर जो आक्रमण करते हैं तो उस समय पर इनके द्वारा अंग्रेजों से मदद मांगी जाती है और इस मदद से यह इनकार कर देते हैं। इस प्रकार की भावना के चलते यह आहत होते हैं और अपना जो युद्ध नीति के लिए विकल्प खोजने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखते हैं इस युद्ध में हैदर अली एवं अंग्रेज सेना आमने सामने थी। अब हम देख सकते हैं कि ना तो कोई बैकडोर से था, हैदर अली के सामने अंग्रेजी सेना आ चुकी थी और हम देख सकते हैं कि इस दौरान अंग्रेजी अधिकारी वैली को बुरी तरह पराजित किया गया। जो अंग्रेजी अधिकारी वैली आया हुआ था इनसे युद्ध लड़ने के लिए, उसे दूसरे युद्ध में भी मुँह की खानी पड़ी और यह पराजित हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1781 ईस्वी का समय होता है जब हैदर अली का सामना आयरकूट से होता है। इसने युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। अब जो अंग्रेज अधिकारी आता है आयरकूट, वह अपनी सेना लेकर 1781 ईस्वी पर हैदर अली के समक्ष चढ़ाई कर देता है और इस युद्ध में हैदर अली पराजित हो जाते हैं। इसे पोर्टो नोवा के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को पोर्टो नोवा के नाम से जाना जाता है। पुनः 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया। पर हम देख सकते हैं 81 के युद्ध के बाद 82 में जब दूसरा युद्ध होता है तो इस युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र से घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 82 के युद्ध में यह अंग्रेजों को पराजित तो कर देते हैं लेकिन घायल अवस्था में वापस आते हैं और इतने बुरी स्थिति के कारण जब यह घायल हो जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं कि इस दौरान हैदर अली अपने बेटे टीपू सुल्तान को स्वयं अपना शासक घोषित कर देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु से पहले ही ये टीपू सुल्तान के लिए जो कि इनके पुत्र होते हैं उनके लिए स्वयं का शासक घोषित कर देते हैं। यह युद्ध मंगलोर की संधि के कारण समाप्त होता है और जो युद्ध कंटिन्यू चला आ रहा था इनके घायल होने के बाद ही यह जो मंगलोर की संधि होती है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो कि अंग्रेज इस युद्ध में पराजित हो चुके थे और इस संधि में जो पलड़ा भारी होता है वह होता है टीपू सुल्तान का। और हम आगे देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझते हैं जो कि 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी के मध्य होता है। यह युद्ध 1790 ईस्वी में तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। हम देखते हैं कि जब जो भी निजाम और मराठा होते हैं वह इनके साथ नहीं होते, अतः यह फ्रांसीसियों के साथ मिलकर वार्ता करते हैं और इसी वार्ता के चलते इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यह अंग्रेजों के साथ जो संधियाँ हो रही थी, इनसे जो बातचीत हो रही थी, इसके बावजूद भी यह फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों को हराने के लिए षड्यंत्र का आरोप रच रहे हैं और इनसे युद्ध का फिर से जो आह्वान है वह प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध में मेंडोज के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना टीपू सुल्तान को पराजित कर देती है। इस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जो कि बहुत ही प्रमुख है। रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य होती है। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है। देखते हैं कि बहुत बड़ी क्षति होती है टीपू सुल्तान के लिए जब जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसके अनुसार इसको अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है या सौंपना पड़ता है। इस युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बना के अपने शत्रु को कुचल दिया। हम देखते हैं कि जो भी डिप्लोमेसी इनकी फ्रांस के साथ चल रही थी और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ आ जाते हैं, इस कारण यह फ्रांस से जो संधि कर देते हैं और वार्ता के दौरान यह वार्ता होती है कि आप इसकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे और इस युद्ध के दौरान फिर जो इसके द्वारा मेंडल के द्वारा जो युद्ध लड़ा जाता है इसमें
टीपू सुल्तान की पराजय होती है। और इस प्रकार का कथन इसी को लेकर कहते हैं कि कार्नवालिस कहा जाता है कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बना के हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1798 ईस्वी से 1799 ईस्वी के मध्य होता है। इस युद्ध में हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली थी। हम देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान, जो कि यूरोप में जैकोबियन क्लब चला रहा था, जो कि ब्रिटेन के विपक्ष में था, इसकी यह सदस्यता लेते हैं ताकि इनको सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही टीपू सुल्तान को नेपोलियन कहा जाता है। इस प्रकार की जो इनकी डिप्लोमेसी थी, जिस प्रकार यह विदेशों के साथ समझौते कर रहे थे, इसी की बात को चलते इनको टीपू सुल्तान के लिए नेपोलियन का पात्र भी दिया जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलेजली ने किया। जो चतुर्थ आंग्ल युद्ध हुए, इन युद्धों का नेतृत्व लॉर्ड वेलेजली ने किया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद के निजाम ने मैसूर साम्राज्य के खिलाफ लड़ा। अब हम देखते हैं कि जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज अपने साथ जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैदराबाद के निजाम को मिला लेते हैं। हैदराबाद के निजाम एवं जो अंग्रेजी सैनिक होते हैं, यह साथ मिलकर इनके खिलाफ, जो कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान होते हैं, इनके खिलाफ एक युद्ध छिड़ते। और इस युद्ध का जो नेतृत्व करता होता है वह होता है लॉर्ड वेलेजली। और हम देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्धों में ही जो चौथी व अंतिम लड़ाई थी, जो आंग्ल मैसूर युद्धों की यह चौथी व अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा किया तथा 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। एक बार हम रिवीजन करते हैं सारे व्याख्यान का। हम देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, हैदर अली के बारे में थोड़ी सी जानकारी। 1722 ईस्वी में इनका जन्म कोलार में होता है। 1761 ईस्वी में हैदर अली के लिए शासक बनाया जाता है। इसका जो सलाहकार हुआ करता था वह ब्राह्मण खांडेराव हुआ करता था। कालानौर में मैसूर को लेकर अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य व उनके जो हैदर अली के वंशज टीपू सुल्तान थे, इनके मध्य 4 युद्ध होते हैं जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। चारों युद्धों का वर्णन हम एक के बाद एक करेंगे। प्रथम युद्ध के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक यह युद्ध होता है। इस युद्ध में जो कि हैदर अली होते हैं वह मराठा एवं निजाम के साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं और प्रारंभ में ही मराठा व निजाम अलग हो जाते हैं और अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। इस प्रकार हैदर अली अकेले ही अंग्रेजों की सेना को प्रशिक्षित सेना के लिए पराजित कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हैदर अली दक्षिण का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को युद्ध में पराजित किया था। मद्रास की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त होता है। आगे देखते हैं हम कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी में मद्रास की शर्तों का आचरण नहीं किया। हम देख सकते हैं कि जब हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों को पराजित किया गया और इनके द्वारा जो शर्तें रखी गईं, इन शर्तों का इन्होंने पालन नहीं किया और इस समझौते के अनुसार इनको जो भी अंग्रेज थे इनको सहायता करनी थी। और मराठे जब भी इन पर आक्रमण करते हैं तो इनके आक्रमणों से यह अंग्रेज हैं जो इनकी सहायता नहीं करते और इस भावना से यह आहत होते हैं। हैदर अली अंग्रेजी फिर देखते हैं कि जो हैदर अली की सेना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के आमने सामने होती है। किसी भी प्रकार की सहायता कहीं से नहीं मिलती और अंग्रेजी अधिकारी वैली बुरी तरह से पराजित होता है। हैदर अली दूसरे युद्ध में भी इन्हें बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। 1781 में हैदर अली का सामना आयरगुट से होता है। हैदर अली को जिस युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया जाता है, जिसे पोर्टोनोवा के नाम से जाना जाता है। 1782 का समय होता है। 81 के बाद 82 के समय होता है जब हैदर अली अंग्रेजों को परास्त करते हैं, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली के पुत्र के लिए अब शासक बनाया जाता है चूँकि इनकी मृत्यु हो गई थी। यह युद्ध मंगलौर की संधि के कारण समाप्त होता है। जो द्वितीय युद्ध होता है वह मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। तृतीय युद्ध के बारे में हम जानकारी लेते हैं। 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के मध्य हुई। 1790 यह युद्ध 1790 में तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों को भड़काने का षड्यंत्र लगाया। चूँकि इनकी जो डिप्लोमेसी है फ्रांस के साथ चल रही थी, अतः फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाकर
इन पर आक्रमण किया गया तथा मेंडोज की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य इनके लिए देना पड़ा, अंग्रेजों के लिए। इस युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बना के अपने शत्रु को कुचल दिया। इस नीति के पीछे इनका यह मतलब था कि इन्होंने फ्रांस को अपने साथ मिलाकर जो कि इनके शत्रु थे टीपू सुल्तान को कुचल दिया। और हम आगे देखते हैं चतुर्थ युद्ध के बारे में जानकारी। टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए जैकोबियन क्लब की स्थापना की। इसके साथ ही टीपू सुल्तान को नेपोलियन का पात्र दिया गया। हम देखते हैं कि यह विदेशी समझौते जिस प्रकार कर रहे थे उस प्रकार इन्हें नेपोलियन पत्र दिया जाता है, नेपोलियन का पात्र दिया जाता है या नाम दिया जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो चतुर्थ से आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलेजली कर रहा था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान दक्षिण भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी, दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद के निजाम दोनों साथ मिलकर मैसूर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेजली इनका जो नेतृत्व कर रहा था। आंग्ल मैसूर युद्धों में यह चौथी व अंतिम लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और इन्होंने मैसूर राजधानी पर कब्जा कर लिया। 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। बहुत ही कुशल शासक, प्रशासक और राजनीतिज्ञ और इसके अलावा विदेशी समझौते करने वाले, और इसके अलावा इन्होंने अपने राज्य का बहुत ही अच्छे तरीके से विकास किया। इकोनॉमिक दृष्टि से इनके जो राज्य था वह बहुत ही फला फूला इनके शासनकाल में। आगे आने वाले व्याख्यानों में जब हम सेपरेट किसी पर्सन स्पेसिफिक रूप से किसी भी लेक्चर को बनाएंगे तब इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, जो कि टीपू सुल्तान हैं, हैदर अली हैं और राजा जयसिंह, राजा रणजीत सिंह, सबके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। अभी आंग्ल मैसूर युद्ध के अनुसार यह लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है। इतनी जानकारी को आप नोट डाउन कीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए।